घर को हासिल करने के लिए जाहिद उर्फ बाऊ ने अपनी भाभी, उसकी बेटी और अपने सगे भाई को कत्ल किया। मैंने कहा कि डैडी थी एक फाशा औरत थी, बेटी उनकी कमाई का जरिया था। 2 साल ये शख्स मफरूर रहा। पुलिस को इससे बहुत पहले इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो पकड़े कैसे गए, लाहौर कैसे आए थे? भाई की कब्र पे आता था, अभी मैं भाई की कब्र पे होके जा रहा था। खुद ही उसकी कब्र पे आते थे। अगर ये कातिल की फैमिली से मुद्दई बनाते तो केस का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाना था, क्योंकि उन्होंने जाके बयान दे देने थे कि हम भी नहीं करना चाहते और इनको बरी कर दिया जाए। अगर वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सुलह करना चाहे तो फिर तुसी सुलह कर लवोगे? हाँ जी, कर लांगे सुलह भी, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। ये वो घर है जहां पे एक भाई ने सगे भाई को, भाभी को और भतीजी को कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि इस घर को हासिल करने के लिए जाहिद उर्फ बाऊ ने अपनी भाभी, उसकी बेटी और अपने सगे भाई को कत्ल किया। 2 साल ये शख्स मफरूर रहा, गुजरात में रहा, चाय का काम करता रहा, लेकिन बागवानपुरा पुलिस उसे गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम रही। चंद रोज पहले इकबाल टाउन डिवीजन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको इसकी सारी तफसील प्रोग्राम में दिखाते हैं। सगे भाई, उसकी बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला मुलजिम जाहिद उर्फ बाऊ बिल आखिर 2 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागवानपुरा पुलिस जो कैंट डिवीजन है वो तो 2 साल तक इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन इकबाल टाउन डिवीजन के एसपी आफ्ताब फुलरवान जो हैं उनकी टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। किस तरह से गिरफ्तार किया, पुलिस का ये कहना है कि कई दिन तक उसकी रैकी करते रहे और मुखबर को उसकी इतला मिली पुलिस को कि किस तरह से ये लाहौर आया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना यह है कि भाभी, भाई और उसकी बेटी के ऊपर जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी का वो धंधा करते थे, इल्ज़ाम लगाता है। बिलाखिर पुलिस की हिरासत में है मुलजिम, उसका क्या कहना है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। जाहिद, सगे भाई को और भाभी को तुमने कत्ल कर दिया, कितने जालिम आदमी हैं। सर वो मेरी भाभी इस लिहाज से नहीं है कि वो मेरे भाई के निकाह में नहीं थी, वो बगैर निकाह के रह रही थी, एक फाशा औरत थी। पीछे उनके बेटे जवान थे, वो उनको छोड़ के, बेटी उनकी कमाई का जरिया था क्योंकि वो खुद ऐसी कैटेगरी की थी। वो मेरे भाई के साथ बगैर निकाह के 6 साल से रह रही थी तकरीबन। और 6 साल में उन्होंने यही कारनामे किए हैं कि वो मंशियात भी बेच रहे थे, वो जुआ भी करवा रहे थे, जिस्म फरोशी का धंधा भी कर रहे थे। एक 2 लड़के उनके साथ अटैचमेंट। उसने अगर मंशियात बेचता था या कोई जुर्म करता था तो उसके ऊपर कोई भाई के ऊपर FIR थी? सर कोई कत्ल किया था उसने तुम्हारी तरह या कोई लोगों को मारा था उसने? सर FIR इस वजह से नहीं हो सकी कि उनके खुद के रिलेशन इतने थे। हम खुद जो उनके लिए कंप्लेन लेके जाते रहे हैं थाने वगैरह, तो उसके सपोर्ट करने वाले उधर पहुंच जाते थे। इधर ज़िला कचहरी के कुछ नायब रीडर थे, गालबन मौजूम साहब नाम था उनका, वो उनको जाली निकाहनामे वगैरह भी बना के देते थे, उनकी हर जगह पे सिफारिश भी करते थे। कोई 1-2 पुलिस वाले भी तो तुम देखे। तो खुद भी रिकॉर्ड याफ्ता हो, तुमने इससे पहले भी कत्ल किया हुआ है, साथ जेल में रहे हो। जी सर, मैं रिकॉर्ड याफ्ता हूँ। अभी भी आपसे पहले तो भी 2 आए थे। भाई को कत्ल भी कर दिया? पहला भी कत्ल मैंने नहीं किया था, मेरे से तफ्तीशी सैफुल्ला खान नाम था उनका, उन्होंने 5 लाख रुपये मांगे कि मुझे पता तुम बेहद बनाओ। ये भाई को तुमने कत्ल किया? भाई को, भाभी को कत्ल किया? भाभी है नहीं ना वो सर, भाभी तो इसलिए बने कि निकाह किया हो। हमारा वालिद भी उसके साथ रहता था। मेरे वाल से फोत हो गए पहले, लेकिन वो बाप के घर में रहता था। जी, सब लोगों को पता है कि शादी की हुई है। सबको बताया। मारने की वजह बताओ क्या थी? जायदाद का तनाजा था, सर मकान लेना चाहते सारी
वजूहत बीच में सारी आपको बताई कि एक तो उनका करैक्टर था जो हमारे ननियाल ददयाल में कोई ये काम नहीं करता था, ना जिस्म फरोशी का, ना मंशियात का, ना जुए वगैरह का या और कोई नजायज़ काम नहीं करता था। हम लोग इसको समझाते थे कि ये काम गलत है। फिर उस पर से हम लोगों के ऊपर पर्चे करवा के घर पे भी काबज़ हो गए, सबका हिसाब भी आप करके बैठ गए। वो भी उनको सारी राय दी कि अगर आप रखना चाहते हो तो सबका दे दो, हिस्सा जो बनता है जिनका जो उनको दे को आप रख दो। अगर आप दीवार करके अलग करवाना चाहते हो आप दीवार करके अलग हो, बकाया उनका दे दो। अगर बेच के जितना आपका बनता है वो रख लो, बकाया जिसका जो जो बनता है उनको दे दो। कोई सरफ ही नहीं आ रहे थे। अच्छा 2 साल तुम मफरूर रहे हो, इश्तेहारी रहे हो, इस दौरान तुम्हें पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या करते थे, क्या चालाकी करते थे? खैर कोई चालाकी नहीं थी करता। गुजरात शहर शादीवाल चौक कोई भी जाकर उधर तस्दीक कर ले, अभी भी आप चले या पूछ लें। मैं उधर अपनी मजदूरी कर रहा था, मैंने चाय का खोखा सा बनाया हुआ था, मैं चाय बेचता था, अपनी हक हलाल की मजदूरी करके तो मैं खा रहा था। भाई को मारने का दुख है? बहुत ज़्यादा था, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी वजह वो सब कुछ आपको ने बताई कि ना चाहते हुए भी कुछ काम इंसान से हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ये सही सच है। इससे पहले क्या कुछ कर चुके हो? कत्ल भी एक किया हुआ है सर? नहीं किया हुआ। मैं आपको उसके अलावा सीआईए के पास भी रहे हो मेरे ऊपर वो, और वहाँ पे तुम्हारे इलाके में अहमद टाउन में बड़े मशहूर हो तुम। सर हर बंदा अपने इलाके में कोई ना कोई जान पहचान होती है, उसका मतलब ये नहीं कि मशहूर हो गया या वो उसको मशहूरी का नाम दे दें। अगर मैं इसी को मशहूरी का नाम जो तुमने कत्ल किया था वो क्यों किया? सर मैंने नहीं किया था ना। 7 साल जेल में? जी बिल्कुल मैं रहा हूँ। जब मेरे से 5 लाख रुपये उस सरगोदे वाले कत्ल के तफ्तीशी ने मांगा तो मेरे पास नहीं थे। वो कौन था? उनके पास कौन था कि कौन से मिनिस्टर का पीए था वो जिसके कहने पे तुमने एक बंदे को मारा? सर मैंने किसी पीए के कहने के बंदे को नहीं मारा। वो कौन से मिनिस्टर का कौन से वो उनका जो है ना अपना कागजात वो पैसों का लेन देन का मामला था। वो पार्टनरशिप पर उन्होंने काम शुरू किया हुआ था, बाद में लेन देन का उनका मसला बन गया, उस वजह से उनका वो मामला। उस केस में सजाए मौत हुई तुम्हें? जी बिल्कुल हुई। फिर कैसे बरी हुई? सर मैंने बताया कि मैं गरीब बंदा था, मेरे पास ना कोई सोर्सेज है, ना मेरे को सिफारिशें थी, ना पैसे थे। मेरा सरकारी वकील ने ही केस लड़ा। तो जब मैं बेगुनाह था तो अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी करके वहाँ से निकाल दिया। गरीब आदमी का मतलब ये है कि तुम 4 कत्ल अब तक कर चुके? सर मैंने नहीं किए। अब जो हुआ मैंने आपको बयान किया कि ये वजूहतों की बिना पे ये मामला बना। तो पकड़े कैसे गए? लाहौर कैसे आए थे? लो सर मैं इसलिए आया था, एक तो मैं भाई की कब्र पे आता था, अभी मैं भाई की कब्र पे होकर खुद ही उसकी कब्र पे आते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आके फातिहा खानी करता था, उनके लिए दुआ करता था। गलती हो जाना इंसान का ताका पुतला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से भी ये गलती हो गई, हज़रत आबिल और काबिल से वो भी मामला था। तो हम भी उन्हीं को बुला दें। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। अपनी गलती पे नदामत थी, शर्मिंदा था। मैं भाई कब्र पे आता था, फातिहा ज़रूर पढ़ता था उधर बैठ के, उनके लिए दुआ मफ़रत करता था। अभी मैं इसी सिलसिले में आया हुआ था तो फिर मुझे जैसे पता लगा अब तो तुम्हें सज़ा होगी, अदालत से सज़ा मिलेगी, क्या तवक्को करते हो? माफ़ी में दे देंगे वो उसके लवाहिकीन? सर उनके लवाहिकीन का तो ये कहना है कि वो हमारे लिए 15 साल 20 साल पहले वो मर चुकी हुई है, जो उसकी कैटेगरी सी या जिसका उनका टेंशन था, इस वजह से लवाहिकीन ये कहते हैं। मैं खुद ही तौर पर ये समझता हूँ कि मेरे से जो गलती है मैं उनके लवाहिकीन को मिलूँ, मैं उनसे माजरत करूँ, मैं उनसे सॉरी करूँ। खाली माजरत से बात हो जाती है? सर देखिए मैं 2 जाने, तीसरा भाई तुमने मारा, तो क्या मेरा माफ़ी मांगना नहीं बनता उनसे? जबरदस्ती आप माफी मुझे क्या, मांगोगे? मैं ज़बरदस्ती की बात हो डराओगे उसको? मैं तो ऐसी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरे से अगर गलती होगी तो मैं आपसे अगर माजरत करूँ कि सर मेरे से गलती हो गई तो मैंने माफ़ी दी है, ऐसी क्या वो नहीं बनता कि मेरा हक माफ़ी नहीं? तो पहले सोचना चाहिए सर आप बजा कह रहे हैं पहले सोचना चाहिए। जब गलती हो गई, गलती होने के बाद बंदे को पता चलता है कि यार मेरी गलती हुई। जब गलती ही नहीं की तो फिर माफ़ी किस चीज़ की होती है? अच्छा जब तुम यहाँ से भागे हो कत्ल करने के बाद, तुम्हारी पहले शादी हुई थी कि बाद में शादी की? नहीं बाद में की। तो उनको उसको बीवी को बताया था कि तुमने कत्ल किया हुआ है तो इसलिए गुजरात में? नहीं उनको नहीं पता। अब उन्हें पता चल गया? सारी बात पता चल गया। बच्चे कितने हैं? अभी बच्चा नहीं है। क्यों? अभी कितना अर्सा हुआ शादी को? 7 माह में तकरीबन। तो बीवी आई है पीछे मिलने के लिए? नहीं सर अभी नहीं, कोई रब्ता नहीं हो पाया मेरा। तुम्हारे ख़ानदान में किसी को पता चला है कि तुम पकड़े गए हो? हाँ सारे बहन भाइयों को पता है। तुम्हारे साथ FIR के मुताबिक तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी गया था? जी। उसने भी फायर किया था या तुमने अकेले किया था? वो तकरीबन 8 माह रह कर उसकी ज़मानत हो गई तो जो बने जो तुम्हारे पास गन थी, असला था, लाइसेंसी था, कहाँ से लिया था?
मेरे साथ लड़का काम करता था, उससे लिया था। क्या नाम था उसका? सुहेल नाम था, सही बाल का था। उसका आगे पीछे का नहीं पता था, वो कहाँ पे है या कहाँ नहीं है। कहाँ है अब? कुछ नहीं पता था उसका। उससे गन कैसे ली थी? गन नहीं, पिस्टल था बस, कैसे ली थी छोटा। पिस्टल उससे? वो उसके पास ही था उधर। तो मैंने कहा यार मैं काम जाना ज़रा, तो घर जाना मैंने। तो उसको भी पता था कि घर में ये मामला हैं कागज में। तो पिस्टल बाद में वापस कर दी थी? हाँ, उधर ही होटल पे छोड़ के मैं चला गया था। तो होटल बनाया था, नाश्ते का काम करता पकड़ा पुलिस ने? जी, उन काफ़ी सारे लोग बाद में पकड़े गए हैं। लेकिन जो रवायती हमारा जो तरीकाकार इधर है, किसी को कोई सिफारिश आ गई तब चला गया, किसी को खर्चा पुलिस हर जगह पे सब कुछ हो रहा। बीबी हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? आप ना कहें कि ये नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता वो कैसे पकड़े गए, कैसे चले गए। यानी कि वो ये अब तो मैं इधर पकड़ा गया हूँ तो मुझे ये लोग बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी जगह पर रेड की, फ़लाँ को भी पकड़ा, फ़लाँ को भी पकड़ा, फ़लाँ को भी पकड़ा। जब वो सारे पकड़े तो जब इधर तो कोई भी नहीं है ना पकड़ा हुआ, वो तो चले गए। तो वो किसी न किसी सोर्स से गए हैं, किसी न किसी वजह से गए हैं ना। तो तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है? मेरा अल्लाह है ना, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। और अल्लाह ने माफ़ ना किया तो? ना किया तो वो मेरे लिए था पे। तो अगर मैंने इस दुनिया में मेरे से कोई गलती सरदर्द हो गई, जानने में हो गई या अनजाने में होगी, तो अल्लाह पाक मुझे इसकी सज़ा इस दुनिया में दे देगा, तो आखिरत मेरे लिए आसान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि लड़ाई झगड़े में तुमने कितने लोगों को फायर किया इससे पहले, जख्मी किया? डकैती की कोई वारदात की है? कोई नशा करते हो? नहीं सर, सिगरेट पीता, सादा सिगरेट। जब भाई को मारने गए हो तो क्या पिया हुआ था? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। कोई मंशियात नहीं इस्तेमाल सर करते? सादा सिगरेट मैं पीता हूँ, सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को खाना। जब भाई को गोली मारने लगे थे उसने क्या कहा था? कुछ भी नहीं सर, वो तो झगड़ा हो रहा था आपस में, कुछ हम उठा रहे थे। कोई जैसे कुछ मारा मुझे, कोई उधर मार रहा था, मैं अकेला था उधर वहाँ पे। उनको बहनें कितनी हैं? औरत है, बहनें मेरी 5 है सर। तो बहनों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई को सगे को मारा? मिले उनको बाद में? जी, बहनों को सारे हालात वाक़यात का पता है। तो वो जो है ना, जब इश्तेहारी थे, पकड़े नहीं गए तो फैमिली के साथ किन किन के साथ रब्ता था? किसी के साथ नहीं, काफ़ी देर तक किसी के साथ रब्ता नहीं रहा मेरा। ये तो मैं कब्र पे भी आता था तो किसी को नहीं पता था, मैं चुपके से आता था और चुपके से उधर होकर चला जाता था। पुलिस कहती है कि तुम मकान जो था उसको दोबारा हासिल करने के लिए आए थे? नहीं, कहाँ तो बिक गया हुआ सर, वो तो मेरे पीछे से ही मेरे घर वालों ने या बहन भाइयों ने। तुम्हें पैसे मिले, हिस्सा मिला? नहीं सर, उसका हिस्से का ये मामला था। वो पहले ये मामला बनने से पहले, ये वकूआ होने से पहले उसको बेचना था, तो उसके ही पैसे बयाना मैंने लिया हुआ था। जब यहाँ रहते थे क्या करते थे काम? हाँ सर, लेडीज़ पर्स छोटे होते हैं, उसको बॉडी पर्स कहा जाते हैं, बनाते थे? मैं वो बनाता पढ़े कितने हो? हूँ। मिडल सर। आफ्ताब साहब, जाहिद उर्फ बाऊ सगे भाई को भी कत्ल कर दिया, भाभी को भी कत्ल कर दिया, उसकी बच्ची को भी कत्ल कर दिया। वाकया था क्या और गिरफ्तार कैसे किया? उसमें एक चीज़, जाहिद उर्फ बाऊ के किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी पहली वारदात नहीं है। ठीक है। 2009 में सरगोदा में भी ये कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ, 7 साल तक जेल में रहा। उसके बाद ये बाहर आया। जेल में जितनी देर ये रहा, 2 चीज़ें अब इसमें आएंगी। एक तो जेल की ज़िंदगी ने इस पर क्या असरात डाले, और सेकेंडली उस कत्ल के इल्ज़ाम में भी जाना इसके क्रिमिनल एटीट्यूड को शो करता है। ठीक है। यहाँ पे इनके मकान का तनाज़ा चल रहा था भाइयों का। उस छोटे भाई मकतूल जो कि मर्डर हुआ, उसने अपनी मर्ज़ी से रज़िया नामी खातून से शादी कर ली, जो उम्र में उससे तकरीबन 12-13 साल बड़ी थी। ठीक है। एक उसकी 16-17 साल की बेटी थी जो उसके साथ ही रह रही थी। वो खातून का बकौल मुल्ज़म के झगड़ालू तबीयत की थी, थाने में भी चली जाती थी, इनके खिलाफ पर्चे भी करवाती थी, परेशान भी इनको करती थी। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस मौरूसी मकान पर अपने खामंद के साथ, मकतूल के साथ मिलकर काबिज हो गई। ठीक है। अब ये बार बार जाते थे कि जी हमें हमारा हिस्सा दो, या तुम यहाँ से निकलो, या हमारा भी यहाँ पे हक है। वो आगे औरत अपने रवैये की वजह से इनको भगा देती थी। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन जाहिद और इसका भाई दूसरा जो इसके साथ शरीक जुर्म है,
ये भाई के पास गए हैं इसी तनाज़े के सिलसिले में, किस मसले को हल करो। वहाँ पे इनकी आपस में तलह कलामी शुरू हो गई, बहस मुबासा हुआ, जिस पर इसने फायरिंग शुरू कर दी। जाहिद उर्फ बाऊ ने फायरिंग करके इसने अपने सगे छोटे भाई को मर्डर किया, अपनी भाभी को जो उसकी बीवी थी भाई की उसको मर्डर किया, और उस बच्ची को मर्डर कर दिया जो इनकी सौतेली भतीजी थी। ठीक है। इसका जो दूसरा भाई साथ था उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। ठीक है। ये मफरूर हो गया क्योंकि ये जेल को देख चुका था, उसकी ज़िंदगी को देख चुका था, और तो इसको पता था कि अब गिरफ्तारी के आगे क्या मराहिल होने हैं। तो वहाँ से फैसलाबाद किया, फैसलाबाद से ये गुजरात चला गया। गुजरात जहाँ पे वहाँ पे उसने एक चौक में चाय वगैरह का ठेला बना लिया, और वहाँ पे इकबाल नाम बदल के अपना नाम अब इसने इकबाल रख लिया। तो इकबाल नाम के साथ वहाँ पे इसने काम शुरू कर दिया, और वहाँ पे भी लोग इसके इकबाल से बहुत कम जानते थे। हाफिज साहब, मौलवी साहब, मौलाना साहब, इस नामों से ये अंडर कवर ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारता रहा, आप हैरान होंगे, वहाँ पे इसने शादी भी कर ली। ठीक है। वहीं लोकल लड़की से शादी कर ली, 7-8 महीने पहले उसने शादी की। ये जो मकान के तनाज़े की वजह से कत्ल हुआ, ये इस बात से भी साबित होता है कि अब ये वापस लाहौर आया है और गिरफ्तार हुआ है, तो ये उसी मकान की तकसीम के सिलसिले में आया था। पुलिस तो इसके पीछे थी। तो वहाँ पे हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को जब ये इतला मिली कि इस तरह ये आया हुआ है, तो इन्होंने फ़ौरन इसका पीछा करना शुरू किया। वहाँ से ये निकल के लारी अड्डे चला गया। ये चंद मिनटों के फ़र्क से ही पकड़ा गया है। अच्छा, गिरफ्तार कैसे हुआ, कैसे पता चला कि ये इश्तिहारी मुलजिम है? को आईडी कार्ड के जरिए पता चला? आपके जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उन्हें शुबा कैसे हुआ? सोशल इंटरेक्शन की वजह से पता चला, क्योंकि जब ये भाइयों से मिलने आया तो इनका बरादरी सिस्टम है। ठीक है। तो किसी ने, अब वो मुखबर है, वो चूँकि हम पुलिस में मसला हम बता नहीं सकते होते, तो मुखबर का ताल्लुक था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, गोरसी से। तो उसने गोरसी को बताया कि जी वो एक बंदा जो 2.5 साल से मफरूर है ट्रिपल मर्डर में, तो आपको गिरफ्तार करवा दूँ। तो उसने कहा जी नेकी और पूछ फौरी तौर पे इसने अपनी टीम तैयार की। मुखबर ने गाइड किया कि बंदा अब जा रहा है, अब वहाँ पे पहुँच गया। ये उसी तरह जब लारी अड्डे पहुँचा है तो ये बस पे सवार होने लगा था, तो पुलिस ने इसे आफ्ताब साहब, जो मुखबर होता है जी, वो पुलिस उसको फैसिलिटेट कैसे करती है कि मदद करता है, वो पुलिस की इतला देता है, खबर देता है, को फैसिलिटेट करते हैं आप? मुखबर एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, मुखबर ये नहीं होता कि ये बंदा मुखबर है, बाज़ औक़ात भाई भाई के खिलाफ मुखबरी कर देता है। अच्छा, कुछ पेड मुखबर होते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वो आप पेड मुखबर की बात कर रहे हैं कि जो क्राइम को बाकायदा इतला देते हैं, और सम टाइम वो खुद भी क्राइम में मुलव्वस होते हैं और दूसरे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी इतला दे देते हैं। सम टाइम मुखबर ये होता है कि वो पुलिस वालों को कहता है जी मुझे इनाम दें तो मैं आपको इतने मनशियात पकड़वा देता हूँ, या ये कातिल पकड़वा देता हूँ, ये डाकू पकड़वा देता हूँ। तो वो रिवार्ड के चक्कर में काम करते हैं। कुछ सफ़ेद पोश मुखबर होते हैं, वो पुलिस के साथ सिर्फ अपने अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए सीगा राज में उनका नाम रखा है, उनका नाम, वो हमारे लिए ब्लू आइड बेबी है। ठीक है। क्योंकि उनका मतलब को नहीं होता, वो रिवार्ड भी नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी अगर थाने में जाएं तो उनको इज्जत से उनकी बात की जाए, मोहल्ले में कोई काम है तो उनका वो मसला हल कर दिया जाए। आफ्ताब साहब, बतौर पुलिस ऑफिसर आप क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं समझते हैं कि 2 साल एक बंदा अपने भाई को, अपनी भाभी को, उसकी बेटी को कत्ल कर देता है और पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती? वो खुद जैसे शेर के मुंह में आना होता है कि वो लाहौर आता है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में आता है तो गिरफ्तार होता है। इस केस में आपको ये नहीं लगता कि वो एफर्ट्स नहीं हुई जो पुलिस को करनी चाहिए? देखें, मैं समझता हूँ कि पुलिस को इससे बहुत पहले इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इस चीज़ के मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि एक कातिल का 2.5 साल तक मफरूर रहना और पुलिस का उसको बाकायदा प्लानिंग करके गुजरात से जाके ना पकड़ लेना, जितनी लाहौर पुलिस एफिशिएंट है, तो ये डिले हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब साहब, क्या ऐसा तो नहीं था कि उस केस में जिसमें इसने अपने भाई को मर्डर किया, उसके भाई की या इसकी फैमिली से कोई मुद्दई भी नहीं बना कि जो रोज़ाना थानों के चक्कर लगाता, इन्वेस्टिगेशन वालों को पूछता, खातून का भाई इस केस में मुद्दई बना है? जी,
जिसके ऊपर ये मुलजिम भी और उनके ख़ानदान वाले दीगर लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि किरदार ऐसा था या करैक्टर ठीक नहीं था या झगड़ालू थी, तो कमज़ोर नहीं हुआ ये केस मुद्दई के अहले खाना, जो खातून के अहले खाना है, उनका मुद्दई बनने से? उसमें शेख साहब दो ऑप्शन थे पुलिस के पास कि या तो कातिल की फैमिली में से मुद्दई बना लें, तो या फिर मकतूला की फैमिली से मुद्दई बना लें। अगर ये कातिल की फैमिली से मुद्दई बनाते, यानी मकतूल के किसी भाई को, क्योंकि मकतूल और कातिल आपस में भाई हैं, तो किसी भाई को मुद्दई बनाते तो केस का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाना था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जाके बयान दे देने थे कि हम जी नहीं करना चाहते और इनको बरी कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त पुलिस का ये बहरहाल कंपैरेटिवली बेहतर डिसीजन था कि इनकी फैमिली से मुद्दई बनाने की बजाय मकतूला की फैमिली से मुद्दई बनाया जाए। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताएं कि इस मुलजिम को जब आपने गिरफ्तार किया, यकीनन ये इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं है, तो इसने कुछ और भी इंकशाफात किए हैं? रिकॉर्ड इसका एक मर्डर का है जिसमें 7 साल जेल में रहा, कुछ और भी इतलात हमारे पास हैं कि कुछ झगड़े, कुछ फायरिंगें रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इसने 2 साल में कुछ किया, कोई डकैती की वारदात की या किसी के साथ झगड़ा किया? क्योंकि 2 साल में इसने कुछ हासिल नहीं किया, घर से बाहर भी रहा और उस घर के लिए जिसको इसने हासिल करने के लिए भाई का, भाभी का कत्ल कर दिया, वो भी उसको नहीं मिल सका। तो इसने क्या इंकशाफात किए? ये एक बहुत बरमहल सवाल है जो इसने अभी तक बताया। इसने बताया कि जी पुलिस ने मुझे कुछ मोटरसाइकिल चोरी और इस किस्म के केसेस में भी चालान किया था 2009 में। आफ्ताब साहब, इस केस की फाइल आपने देखी होगी, इस केस को बगौर आपने जायज़ा भी लिया होगा, क्या सज़ा मिलेगी इसे? सज़ा तो चूँकि अदालत ने देनी है, तो शवाहिद आपने प्रोवाइड करने हैं, यानी कि पुलिस ने हम जो मुमकिन शहादतें हैं वो कलेक्ट करेंगे। FIR में कुछ नकाइस हैं जो कि शायद मुद्दई के हेजिटेंट होने की वजह से रह गए हैं। मुद्दई बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं लग रहा मुझे इस FIR में। जैसे मुकदमे का आई विटनेस शो नहीं किया गया FIR, जो बड़ा अहम है अदालती कार्रवाई में। अदालती कार्रवाई में जो बेसिक और कार्डिनल प्रिंसिपल है कि हु वाज द आई विटनेस हु हैज seen all the occurrence with his own eyes and listened with his own ears, तो वो जो चीज़ है ना, वो आंखों से देखा और कानों से सुना, वो चीज़ इसमें मिसिंग है। लेकिन बाकी शहादतें अभी जैसे पुलिस की इंशाल्लाह ताला ये आला कत्ल इससे बरामद कर लेंगे, वो एक शहादत सामने आ जाएगी, हालात वाक़यात की शहादत सामने आ जाएंगी, इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड का शहादत सामने आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल इसकी सजा याबी के इम्कान मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि जाहिद उर्फ बाऊ जो है, इसको आपने गिरफ्तार तो कर लिया, इसको मुतलका पुलिस के भी आप हवाले कर देंगे। अगर किसी वजह से पुलिस उस तरह के शवाहिद अदालत को पेश नहीं कर पाती है और ये पहले केस की तरह बाहर आ जाता है, तो ऐसे मुलजिम से क्या तवक्को की जा सकती है कि फिर वो रिपीट करेगा अपनी उन्हीं हरकत को, उन्हीं वारदातों को, उन्हीं कत्ल को दोबारा कर सकता है? चांसेस होता है? ये क्रिमिनल एप्टीट्यूड होता है जो कि मुझे इस मुल्ज़म में नज़र आता है कि इसका क्रिमिनल एप्टीट्यूड है, इसका क्राइम की तरफ रुझान है। तो मैं सजेस्ट करूंगा लोकल पुलिस को कि खुदा न खास्ता अगर ये बरी होकर बाहर आ जाता है तो इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इसको जो हमारा रजिस्टर्ड निगरानी है जिसमें हम लोगों को अंडर सर्वेलेंस रखते हैं, उसको अंडर सर्वेलेंस रखा जाना चाहिए और इसको पाबंद किया जाए कि ये अपना इलाके का थाने, जो इसका इलाका है, जिस थाने में ये रिहाइश पजीर है, जब भी छोड़ के जाएगा तो लोकल पुलिस को बता के जाएगा और वापस आएगा तो फिर आगे बताएगा, जिसे हम रजिस्टर्ड निगरानी बदमाशां कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस पर यह पाबंदी लगनी चाहिए ताकि इसको पता हो कि मैं अंडर सर्वेलेंस हूँ पुलिस के और कोई हरकत करूँगा तो फ़ौरन पकड़ा जाऊँगा। उसका एक और फिर से पाबंद ज़मानत किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी तवक्को रखता हूँ थाना बागबानपुरा पुलिस से, क्योंकि इस वक्त जो SP साहब उधर लगे हुए इन्वेस्टिगेशन, सैयद इमरान करामत बुखारी, वो बड़े प्रोफेशनल और मजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं और वो इसको प्रॉपर केस बना के भेजेंगे जिससे इसकी सजा याबी को इंश्योर किया जा सके। मकतूल वक्कास के घर के बाहर हम मौजूद हैं और कुछ अहले इलाका, उनसे हमारी बात हुई है और जो इस मुकदमे में मुद्दई है, जो मकतूला का भाई इशफाक है, उससे भी हमने बारहा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी
कुछ बताने से कासिर है और उसका कहना ये है कि अब जो कुछ भी करना है पुलिस ने करना है, चूँकि मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और जो वाक़या है, जो वक़ूआ हुआ है, उसका तमाम तफसीली जो वाक़े की तफसील है वो FIR में हमने दर्ज करवा दिया है। यहाँ पर कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आसिया क्या हुआ कि सगे भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल कर दिया। आप मोहल्ले में यहाँ रहते हैं? जी सर, मैं यहीं रहता हूँ। क्या वाक़या हुआ, कुछ आपको पता है? वाक़या तो इनका आपस में घरेलू मामला थे, वो आपस में इनके भाइयों के या जैसे भी आपस में इनके मामला थे, उनके अलावा जो है ना, ये तब से घर में दोबारा वापस ही नहीं आए। साथ जो भाई इनके रहते थे ना, वो वापस ही नहीं आए। अच्छा, जाहिद के बारे में सुना है कि वो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, कत्ल भी कर चुका है, जेल भी जा चुका है। इसके मोहल्ले में क्या रिपोर्ट थी कि वो ऐसा ही था, झगड़ालू था? जी सर, झगड़े वगैरह तो जो है मोहल्ले में होते थे, पहले भी जो है जेल में से ही आया था तो इसने ये काम किया है। आपस में जो हमने देखा कि रात के टाइम ये वाक़या हुआ है, तभी पता चला मोहल्लेदारों को जब पुलिस वगैरह आई है। उससे पहले इनके घर के घरेलू मामला थे, उसके बाद जो है। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाता है जाहिद उर्फ बाऊ कि उसका भाई मंशियात फरोश था, उसकी बीवी जो है वो जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी। कभी आपको मोहल्ले में ऐसी इतला मिली? नहीं सर, वैसे ऐसी इतला कोई नहीं मिली हमें मोहल्ले में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। तो आप ये जाहिद के मोहल्लेदार हैं? हाँ जी, काफ़ी देर तो मम्मी इत्थे रह रहे हैं। तो जाहिद इत्थे किन्ने सालों तो रह रहा सी, बचपन ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੀ? ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਹਿਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ। भगवानपुरा में 3 होने वाले कत्ल के मुलजिम से भी आप मिल चुके हैं, उसका क्या मौक़िफ़ था, पुलिस का क्या मौक़िफ़ था, वो भी आप सुन चुके हैं। जायवकुआ पे हम गए, ना तो मुलजिम के बहन भाई वहाँ पे मौजूद हैं, ना कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद है, और ख़ासकर जो मकतूला थी उसके हवाले से तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। भगवानपुरा पुलिस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मकतूला के भाई जो इशफाक जिनका नाम है, जो मुद्दई हैं इस मुकदमे में, वो भी उनसे राब्ता नहीं कर रहे हैं। उनके मोबाइल फ़ोन पे जो FIR के ऊपर लिखा हुआ उनका मोबाइल नंबर है, मुतअद्दिद बार हमने भी उनसे राब्ता किया। उनका ये कहना था कि वो दिल के मरीज़ हैं और दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने की वजह से वो कहीं आ भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। ये भी हमने उनसे गुजारिश की कि हम खुद उनके पास आ जाते हैं, वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका छोटा भाई इब्राहीम जो है अब इस मुकदमे के बारे में बात करेगा, तो आप उनसे बात कर लें। जब हमने इब्राहीम से बात की, जो मुकदमे के मुद्दई के छोटे भाई हैं और रज़िया बीबी के भी भाई हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम इस कत्ल केस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। बड़ी हैरानगी से हमने उनसे पूछा कि आप इसके बारे में कुछ तो हमें कहें। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और उनसे जब ये पूछा गया कि आप पुलिस को तो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे ना कि एक 3 कत्ल करने वाला मुलजिम जो है, जिसमें आपकी एक बहन और एक भांजी भी शामिल थी, उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमने ये सोचा कि क्यों ना उनकी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग की जाए ताकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो मुद्दई हैं उनका मौक़िफ़ भी
सामने आ जाए। तो अब हम फ़ोन पे बात करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी इब्राहिम साहब, जी जनाब, थोड़ा जिहा सानू फोन ते ही तुसी दस दिओ, भाई ते तुहाडे शायद बीमार ने ते वो हाँ जी हार्ट पेशेंट ने। अच्छा भाजन, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨੋਈ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਉਰਫ ਬਾਊ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਕਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਦਈ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾਟਾ ਸੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੌਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਹੋ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਵੱਜਾ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਤਰਫੋਂ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰਾਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਚूँकि मिल नहीं सकते सो तुसी मीडिया ते आके गल नहीं करना चाह रहे सो तो इस वास्ते असीं फिर तुहाडे नाल फोन ते गल कर लीए कि चलो तुसी जो कहना चाहते हो तुहाडा मौकफ जिहड़ा है वो आ जाए। हाँ जी मौकफ यही है कि मतलब कि असीं सानूं कोई इंटरस्ट नहीं है वो ना रखना चाहते असीं उन्होंने भाइयों का मामला अच्छे वो मतलब कि अल्लाह पाक उन्होंने इस चीज़ तो निजात दुआ साड़ी ये दुआ जे उन्होंने भी अल्लाह पाक जो उन्होंने किया उन्होंने माफ कर दे। आपने बात सुनी कि जो इशफाक मुकदमे का मुद्दई था उसके छोटे भाई इब्राहिम से बात हुई और मैं बड़ी हैरानगी से और दुख से ये बात कह रहा हूँ कि जिस बहन को कत्ल होने पर भाई मुकदमे में मुद्दई बने अब उस केस में वो पैरवी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बरमला ये भी कह दिया कि अगर मुलजिम बाहर आ जाता है उसे शहादतें मुकम्मल होने पर या सबूत ना मिलने पर सज़ा नहीं दी जाती अदालत की जानिब से तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब इस तरह के केसेस में अगर मुद्दई ही सुस्त हो, मुद्दई ही पैरवी ना करे, आगे केस को ना लेकर जाना चाहे तो यकीनन इस तरह के मुलजमान जो आदी मुजरिम बन चुके हैं, जिस तरह से जाहिद उर्फ बाऊ है, इससे पहले भी 7 साल की सज़ा काट चुका है, इससे पहले भी उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी जिसकी वजह से वो किसी वजूहात की बिना पर यकीनन बाहर आ गया और अब इस मुकदमे में 2 साल इश्तिहारी रहने के बावजूद उसे पुलिस नहीं पकड़ सकी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और अगर गिरफ़्तार किया ही है तो अब जो हक़ाइक़ बज़ाहिर नज़र आते हैं उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि शायद सबूत ना होने की वजह से, कोई केस में मजबूती ना होने की वजह से कुछ अरसे बाद ये भी जेल से रहा हो जाए और यकीनन जो एक दफ़ा जेल से बाहर आता है, एक दफ़ा कत्ल करता है, उसके लिए आइंदा के लिए कोई जुर्म करना, किसी को मारना वो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये फ़ैसला हतमी तौर पर कानून पर अमल दरामद करते हुए अदालत ही करेगी। तीन कत्लों के मुकदमे में जो मुद्दई है इशफाक, उसका कहना है कि वो बेनोई और बहन और भतीजी के कत्ल में जो मुलजिम है उसको सज़ा दिलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना वो इस मुकदमे की पैरवी करेंगे। ऐसे मुलजमान जिन मुकदमात में नामजद हों और उन मुद्दई उस मुकदमे की पैरवी ना करना चाहता हो तो मुलजमान के साथ कानून जो है वो क्या सलूक करता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब से पूछते हैं कि ऐसे मुलजमान के लिए फिर कानून क्या करेगा। आइए। इमरान साहब, जाहिद उर्फ बाऊ जो है मुलजिम गिरफ्तार किया, 3 कत्ल उसने किए, लेकिन उसके जो मुद्दई हैं वो अब कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये जाहिद उर्फ बाऊ जो है वो प्रीवियसली भी एक कत्ल में सरगोदा में जेल में रह के आया है, वहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ के बाद बाहर आया है और इस केस में भी अगर ये ऐसी बात है तो इसमें हमारे पास सलूशन होता है, उसमें 311 PPC हम ऐड करके और उसमें फिर ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं रहता और अगर रिज़ाइल कर भी जाएँ मुद्दई और विटनेसेस तो फिर भी कोर्ट जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे रिलीज़ नहीं करती क्योंकि वो इतना डेस्परेट क्रिमिनल है तो वो हम 311 लगा के एक किस्म के स्टेट को इन्वॉल्व कर देते हैं बीच में। तो वो हम कोशिश करेंगे कि इस केस में प्रोसिक्यूशन से मीटिंग करके और वो सेक्शन ऐड करवा के हम इसका चलान में जाए। अच्छा इमरान साहब, जो जाहिद उर्फ बाऊ है इसे गिरफ़्तार तो कर लिया, किसी दूसरे डिवीज़न ने, माल्टन डिवीज़न ने इसे गिरफ़्तार किया,
जब हमारी भगवानपुरा के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है राना आरम, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें इस केस के बारे में डिटेल्स नहीं है। अब इस तरह के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जब लगाते हैं तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो पेंडिंग केस हैं, जो केस में इश्तिहारी हैं मुलजमान, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए कोई उन्हें टास्क दिया जाए? ये 2020 का केस था और इसमें जैसे आपने बताया कि दूसरे थाने की टीम को एक लीड मिली, अवेलेबल हुई और उन्होंने रेड किया। हर पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई क्राइम या क्रिमिनल कहीं भी हो मौजूद तो उसको अरेस्ट करे और उसको कहीं भी किसी भी थाने का पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। इस केस में चूँकि ये पुराना केस था, हो सकता है उसके इलम में उस वक्त ना हो, चूँकि रनिंग केसेस इतने ज़्यादा 2022 में आप देखें कि अभी लाहौर के अंदर कोई 400 प्लस एनुअल मर्डर्स होते हैं और इसी तरह फिर हिनेस क्राइम को अगर आप देखें तो 35,000 प्लस हिनेस क्राइम के ही काउंट है। तो अगर 2-3 साल का आप मिला लें तो कोई 1 लाख से प्लस आपका हिनेस क्राइम बनता है और 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड क्राइम है। तो 2020 के केसेस या जो प्रीवियस केसेस हैं वो हमारे PSRMS सिस्टम जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं और उनके जो मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं और जो कोर्ट एब्सकॉन्डर अदालती मफरूज, उनकी लिस्ट अपडेट होती हैं हर माह और उसको हम प्रोसिक्यूशन से और कोर्ट से मैच करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इनकी टीम्स बने और उन पे रेड किए जाएँ POs पे और कोर्ट एब्सकॉन्डर। अच्छा इमरान साहब, जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, अगर किसी वजह से शवाहिद मुकम्मल नहीं होते हैं या यानी शाहिदीन की जो है वो मुयसर नहीं होते हैं अदालत से और वो बरी हो जाता है, तो इन मुलजमान के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होती है कि इनको, क्योंकि आगे भी वो रिकॉर्ड याफ्ता है, 7 साल जेल में रहा और बाहर आ गया, तो इनको क्या कानून में गिरफ्त में लाने? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम में बेसिकली फंसे होते हैं। हर वक्त हम एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं और उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं और उसके बाद फिर वो इन किसी सूरतों में भी बाहर आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप कन्विक्शन रेट का एनालिसिस करें तो तकरीबन 80% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस की वजह से वो बरी हो जाते हैं, एक्विटल्स हो जाते हैं। तो रिजाइलिंग के बाद जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, अगर मल्टीपल केसेस में एक ही एक्यूज़ड इन्वॉल्व है, ऐसे एक्यूज़ भी हैं जो 100+ केसेस में भी इन्वॉल्व हैं, रॉबरी के ऐसे केसेस हैं, थेफ्ट के ऐसे केसेस हैं, तो उसमें हम इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्राइम को अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, ये गुंडाज ऑर्डिनेंस में हम कर देते हैं, प्रीवियस क्रिमिनल या कन्विक्शन का रिकॉर्ड होता है, जिसमें कोर्ट्स में अगर प्रीवियस 3 कन्विक्शंस हों तो उसमें इन्हेंस्ड पनिशमेंट मिलती है। हम उसको एम्प्लॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस विशियस साइकिल ऑफ क्राइम से हम बाहर निकलें कि जिसमें हम एक क्रिमिनल जो है वो गोज़ टू द प्रिजन एंड कम्स आउट अगेन, ये वाला मामला ना हो। इमरान साहब, जो मुलजिम है उसका स्टेटमेंट ये है कि उसने अपनी भाभी को, भाई को और भांजी को इसलिए, भतीजी को इसलिए मर्डर किया कि वो मंशियात फरोश थे और कोई जिस्म फरोशी का भी धंधा करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि बहन को तो गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, तो भाई को भी इस तरह से अगर मर्डर किया जाए तो उसमें कोई, उसके लिए मुलजिम के लिए कोई रिलैक्सेशन है कानून? एक कानून में इंस्टेंट प्रोवोकेशन का कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर एग्जांपल किसी बात पे अचानक गुस्सा आ गया, जिसमें अभी जैसे ऑनर किलिंग के केसेस हैं, उसका एक सेपरेट वैसे लॉ बन चुका हुआ है ऑनर किलिंग का। अब उसमें कंपाउंडेबिलिटी नहीं हो सकती, उसमें यानी पनिशमेंट में कमी नहीं हो, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट नहीं पॉसिबल। ऐसे केसेस जिसमें यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो, उसमें हम ज़रूर यानी एक पॉसिबल इंस्टेंट प्रोवोकेशन का जो मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन अभी अदालतें उस पर केस टू केस फैक्ट्स की बेस पे फैसला कर रही हैं। इंस्टेंट प्रोवोकेशन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होती। 3 कत्लों में मुलव्विस नामजद मुलजिम जाहिद उर्फ बाऊ की आपने कहानी सुनी, उसका मौक़िफ़ क्या था, मुद्दई का क्या कहना था और पुलिस ने इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2009 में कत्ल होने वाले केस में अगर मुलजिम बाहर ना आता तो शायद ये 3 कत्ल भी वो ना कर पाता। मुद्दई का मौक़िफ़ ये है कि वो मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते और अगर मुकदमे की वो पैरवी नहीं करता मुद्दई तो शायद ये मुलजिम एक मरतबा फिर जेल से रहा हो जाए। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस केस में तमाम वो शवाहिद और शाहिदीन जो हैं
उनको पेश किया जाए ताकि मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा दी जाए। नई क्राइम स्टोरी के साथ मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।